brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नेता नगरी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार तो न्योता भी आया शपथ ग्रहण का, दोस्ती हो गई है। बिल्कुल आया, वो भी रोड 2 में। मैं उसी रो में था जहां योगी आदित्यनाथ थे। जैसे राहुल गांधी ने एलओपी का पद जो है वो ले लिया, उसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं में एक अलग सी ऊर्जा आ गई है। जो आगे की सीट पे मॉनिटर बैठता है वो नालायकी नहीं कर सकता। तो क्या है कि आप पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पोस्ट के साथ आती है। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच में एक बड़ी थिन लाइन होती है, और सरकार और विपक्ष दोनों इस समय मुझे लगता है वोटर जिसने मैंडेट एरोगेंस अहंकार के खिलाफ दिया है वो अलग दिशा में जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद 12 साल के बाद अखिलेश यादव का कोई दांव जो है वो सही हुआ है। सोनिया गांधी बिकेम एन एक्सेप्टेबल फेस, एक एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बढ़ी। क्या राहुल गांधी इस चुनाव के नतीजों के बाद उसी तरह से एक एक्सेप्टेबल फेस बन जाते हैं, या अभी भी वो लड़ाकू हैं जो चैलेंज करेंगे ये जो डिसीजन लिया गया कि हमें डिप्टी स्पीकर चाहिए किसी भी हालत में? डिवीजन जो थी वो एक वॉर ऑफ ऑप्टिक्स थी जो आपने नहीं मांगी। अभी महाराष्ट्र में, हरियाणा में तमाम इलेक्शन है, उसमें अगर ऑपोजिशन कैन डू बेटर, क्रिएट कर सकते हैं सिचुएशन जिसमें द एलाइज ऑफ द बीजेपी इन द एनडीए उनके मन में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के बारे में संशय क्रिएट करें। सीन में मैं देख रहा हूं, जैसे ही नाना मुझे टोक रहे हैं आप बड़े हंस रहे हैं, ये सब मैं देख रहा हूं। सौरभ जी, मेरे आंखों से ये सब बातें हैं। अरे आवाज तो देखिए, आवाज आपने बंद की थी, आवाज खोलने का काम भी आप ही करेंगे, देने का और मुझे नहीं पता ओम बिड़ला की डेस्क पे बटन है कि नहीं म्यूट करने की, मेरी डेस्क पे नहीं है। दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद है कि देखना है खींचता है पहला तीर कौन मुझ पे। क्या बात। नमस्कार, नेता नगरी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हफ्ते भर की सियासी सुर्खियों के बारे में विस्तार से बात होती है। आज के नेता नगरी में खूब सारे गेस्ट हैं, खूब सारे पत्रकार हैं, एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारी मेहमान हैं रॉक स्टार रिपोर्टर, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनके तेज तर्रार और ज़रूरी सवालों को सुनकर नेता खींचते हैं तो खींचते रहें, वो अपना काम करती रहती हैं। मौसमी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, इतना धुआंधार और दमदार स्वागत करने का। मैम आपका 2013 में उम्मीद है आपके सवालों के जवाब हम उसी तरह से दे पाएंगे। जी, मैं 2013 से आपकी रिपोर्टिंग का बहुत फैन हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था। उन दिनों आप, ये थोड़ा सा पर्सनल है पटिफाई में से, उन दिनों आप बहुत सारी वो चिमटियां लगाया करती। मैं बाकी न्यूज़ रूम में बोलता यार ये लड़की कितनी तेज तरार, एकदम भीड़ में नेता हो, प्रोटेस्ट हो, एकदम माइक लेके जाबाजी से तत्पर रहती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरी मेहमान है हमारी इकोनॉमिक टाइम्स अखबार से जुड़ी हुई निधि शर्मा जी, जिन्होंने शी द लीडर नाम की एक चर्चित किताब भी लिखी है जो अलिफ से पब्लिश हुई है। हमने इस पर किताब वाला भी किया है, आपको ज़रूर ये किताब पढ़नी चाहिए। निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तीसरे मेहमान हैं हमारे हाल ही में विदेश की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे और देश के सबसे शानदार खेल प्रशासकों में से एक, उनके समर्थकों के मुताबिक इकलौते, और इन सबसे समय मिलता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के पॉलिटिकल एडिटर भी, हिमांशु मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। अरे आवाज तो देखिए, आवाज आपने बंद की थी, आवाज खोलने का काम भी आप ही करेंगे, देने का और मुझे नहीं पता ओम बिड़ला की डेस्क पे बटन है कि नहीं म्यूट करने की, मेरी डेस्क पे नहीं है। अच्छा, मेरे को लगा कि वहां से म्यूट किया गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और आप तो वैसे बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। विपक्ष से नहीं है? मैंने कहा आप तो वैसे भी नेता नगरी के सत्ता पक्ष से हैं, विपक्ष से नहीं है, तो म्यूट क्यों किया जाएगा? नहीं, मैं किसी पक्ष और पक्ष के खिलाफ वाला आदमी नहीं हूँ, ना सत्ता पक्ष के साथ हूँ ना विपक्ष के साथ। मैं नेता नगरी की सत्ता की बात कर रहा हूँ सर, आप यहाँ पर वो जो मैं कवर करता हूँ, आप उस संदर्भ में बात करें, वो ठीक है जी। लेकिन मैं खेल प्रशासक नहीं हूँ, मैं तो खेल के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा अधना सा व्यक्ति हूँ जो जब जरूरत पड़ती है तो उस खेल के साथ बस अपना आपको खड़ा महसूस करता हूँ और कुछ नहीं। खेल लेता हूँ। आप सुन रहे थे कॉर्फ बॉल के प्रधान सेवक हिमांशु को, ये ठीक है?
हाँ, ये कह सकते हैं। चौथे मेहमान हैं, अपनी किताब पे जोर शोर से काम कर रहे और नेता नगरी के हर एपिसोड से पहले अपने तगादों का हिसाब दे रहे कि फलाने के साथ मिलकर एक चैप्टर डिस्कस करना है, ढिकाने के साथ। ऐसे इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर और हाल ही में 60वें वर्ष में दाखिल होने वाले राजदीप सरदेसाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर, आप बड़े वायरल रहे पिछले 2-3 दिन ट्विटर पे, कुछ आपकी नाना पाटेकर की बातचीत। देखिए, ऐसा है, नाना पाटेकर और मैं पुराने दोस्त हैं और मैं आपके प्रोग्राम में आया था, लेकिन अफसोस की बात है आपने इतना अच्छा 3 घंटे का उनके साथ प्रोग्राम किया जी, लेकिन सोशल मीडिया पे मेरे जो एक मिनट है वही वायरल रहा। ये क्या दर्शाता है कि राजेश खन्ना के साथ भी कभी कभी मुखरी की जरूरत पड़ती है। ये दर्शाता है कि सोशल मीडिया लव्स यू मिस्टर सरदेसाई। नहीं, आई विश। और ये भी कि आपको कई लोगों ने कहा कि राजदीप को भी मजा आता है। वो सोशल मीडिया नहीं दिखाता है, बस यही कहता है कि नाना पाटेकर ने आपको पत्रकारिता के बारे में 1-2 सबक सिखाए। ठीक है, हंसी मजाक है। और उस सीन में मैं देख रहा हूँ, जैसे ही नाना मुझे टोक रहे हैं आप बड़े हंस रहे हैं, ये सब मैं देख रहा हूँ सौरभ जी। मेरे आंखों से ये सब बातें हैं कि आपने, मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि आप बड़े खुश हुए। मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि जो आप अक्सर कहते हैं तुम उत्तर भारतीय, तो मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र के 2 स्टालवर्ट, एक बड़ा जर्नलिस्ट और एक बहुत बड़े एक्टर। नहीं, बिल्कुल नहीं। नाना से मेरे फोन पर भी बात हुई, उन्होंने कहा आप तुला वाईट नाही वाटलं ना? तो मी म्हणालो सर मला काही वाईट नाही वाटत, मला ब्लॅक एंड व्हाइट पाठवा। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये पट्टी भी नीचे लगा देना गौरव, उसका जिक्र भी है किसी भी किस्म का नहीं। मैं तो, मेरे पास फिर नाना का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा आपकी खैर को, और बोले यार वो बहुत अच्छा मानूस है और मेरी बात होती रहती है और ये पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या चला रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि राजदीप जी को लुत्फ आता है किसी ना किसी बहाने महफिल में उनका जिक्र होता रहे। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, एक कैरेक्टर एक्टर जब होता है उसके करियर को आप उनकी लंबाई से उनके कितने सालों तक वो फिल्म में रहते हैं उसी से चलता है। आप जो सुपरस्टार हैं, आप ऊपर जाते हैं, लेकिन शायद 3-4 साल 5 साल बाद कोई और नया सुपरस्टार आता है। तो आप लोग सुपरस्टार हैं, हम कैरेक्टर एक्टर हैं, हमको फिल्म में काम करना पड़ता है ना। आप सुन रहे थे मेरे करियर का मरसिया पढ़ रहे राजदीप सरदेसाई को। अब रुक करते हैं हमारे आज के आखिरी मेहमान, जिस न्यूज़ में न्यूज़ डायरेक्टर और जिनके आने से मेरे चेहरे की, इस बीमार की, इस महफिल की, सबकी रौनकें बढ़ जाती हैं, ऐसे राहुल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सौरभ जी नमस्कार। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं, वो जो राजदीप जी कुछ कह रहे थे। कहें सर। ऐसा है कि राजदीप जी के साथ स्पेशलिटी देखिए इनकी क्या है कि एक, इनको उड़ता तीर लेने की आदत है। दूसरा, ये इस समय पे इनकी और जो नाना पाटेकर जी के साथ हुआ, सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे थे, उनकी और मोदी जी की सिचुएशन में एक बड़ी अजीब सिमिलैरिटी है कि दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद है कि देखना है खींचता है पहला तीर कौन मुझ पे। क्या बात, क्या बात, बहुत गहरी बात कह दी राहुल सर आपने। मैं इस पे उम्मीद कर रहा हूं राजदीप जी सहमत होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, शेर कैसा था जनाब, शेर बताएं पहले। मैंने सुना शेर कैसा था? मेरी 56 की छाती नहीं है, तो जब मुझे कोई इस तरह से तीर मारता है तो कभी कभी लगता है यार, कहां मैं छोटा कैरेक्टर एक्टर और कैरेक्टर जर्नलिस्ट को कहां आप लोग टारगेट कर रहे हैं। कोई आपको टारगेट नहीं कर रहा है, प्लीज स्टॉप सेइंग दैट। अच्छा ये बताइए, इस बार तो न्योता भी आया शपथ ग्रहण का, दोस्ती हो गई? बिल्कुल आया, वो भी रो 2 में, मैं रो नंबर 2 में था और गया जरूर, क्योंकि मैंने सोचा अगर आप कोई किताब या इलेक्शन पर कुछ लिख रहे हैं तो थोड़ा कलर मिलेगा, तो मैं जरूर गया था। और शपथ ग्रहण बहुत लंबा होता है, यही प्रॉब्लम है, इतने मंत्री होते हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग, एक ज्यादा मजा तो नहीं आता। पर देखते हैं कि कौन रो 1, दिल्ली की जो पॉलिटिक्स ऐसी है कि रो 1 में कौन है वो पता चलता है कि उसकी क्या, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ पावर सिस्टम में है। और जिसे रो 10 पे डाला जाता है वो पता चलता है वो कहाँ पावर सिस्टम में है। तो मैंने देखा कि मैं उसी रो में था जहां योगी आदित्यनाथ थे, बाकी आप समझे। और इस तरह से राजदीप सरदेसाई ने इस हफ्ते के नेता नगरी की भी, वो आर्मी चीफ से आगे बैठे थे राजदीप।
नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस हफ्ते की क्लिप भी जो वायरल होनी है आप देखिए कहाँ मुझे फंसाते हैं वैसे ही। अरे सर आपने रो बताई, उम्र तो आप बताते नहीं, रो बता दी आपने, तो मैंने उसी हिसाब से बताया कि 5वीं रो में वो थे। हाँ चलिए मैं गया दूसरी रो में, वैसे मेरा रो नंबर 8 या 10 था, मैं बीच में बैठ गया रो नंबर 2 में, फिर मैं पीछे चला गया क्योंकि मुझे लगा बैक बेंचर होना अच्छा होता है लाइफ में। पर अच्छा है, पुरानी मोहब्बतें, पुरानी दोस्तियां आबाद होती रहें। हाँ, और ऐतिहासिक दिन है। देखिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री लगातार बनते, ऐतिहासिक क्षण था। देखना था कि किस तरह से बदलाव आया है, अगर कोई बदलाव आया है तो किस तरह से आया है। तो कुल मिलाकर एज अ जर्नलिस्ट इट वाज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि किस तरह से दुनिया बदल रही है। आप सोचिए चंद्रबाबू नायडू जिसके घर पे 8 महीने पहले जब मैं गया था ना कोई नहीं दिख रहा था, उस जैसे ही वो उस सेरेमनी में आए सब उनकी तरफ आ गए। ये दुनिया बदलती है। पवन कल्याण जैसे ही वहां पहुंच गए, सभी जो पत्रकार थे या जितने भी वीवीआईपी से सब पवन कल्याण के साथ फोटो लेना चाहते थे। ये दुनिया है, बदलती रहती है, कोई ऊपर कोई नीचे। सौरभ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत देर से मैं राजदीप को सुन रहा हूँ, एक्टर, अभिनेता कुछ कह रहे हैं। मुझे लग रहा है 60 बरस के बाद अब क्या ये वेब सीरीज बनने वाली है राजदीप के ऊपर? मुझे ऐसा आभास हो रहा है मुझे कि उस वेब सीरीज पे राजदीप कोई एक्टिंग करने के लिए जाने वाले हैं, और ये खुलासा राजदीप कर दें कि इनके ऊपर कोई वेब सीरीज बनने वाली है। जब तक मैं सुन रहा हूँ एक्टिंग, हिमांशु मैं आपको स्कूप दे रहा हूँ, मैं आपको स्कूप दे रहा हूँ। राजदीप जी कुछ लिख रहे हैं और इनकी कोशिश है। अरे म्यूट मत करो यार, उनकी आवाज मत हटाओ। साथ हूँ, अरे वेरी गुड, आपके साथ हूँ। मैं आपके लिए भी एक रोल देखता हूँ, कुछ रोल मिल जाए तो। नहीं अच्छा है। चलिए, जब आप सब लोग पहली पायदान पे पहुंच जाएं, पहली रो में पहुंच जाएं तो इत्तला करिएगा। हम भी टीवी से इस बात का ऐलान करेंगे कि हमारे कुछ परिचित पहली रो में पहुंच गए। बहरहाल चर्चा हो गई है शुरुआती। अब बात की शुरुआत उस खेमे से जो आक्रामक है, कॉन्फिडेंट है और लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, विपक्ष का खेमा। मौसमी सिंह, कांग्रेस के खेमे की रणनीति क्या है? खास तौर पे स्पीकर का चुनाव हो या फिर नीट का मुद्दा हो या कुछ और ऐसे ही दूसरे मुद्दे, चर्चा क्या है अंदर खाने? क्या रणनीति, कितनी आक्रामकता, और स्पीकर के मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष के दावों के बीच कांग्रेस का अपना वर्जन क्या रहा? देखिए सौरभ, कांग्रेस के बहुत बदले मिजाज और अंदाज नजर आ रहे हैं। काफी गदगद है सारे कांग्रेस के सांसद। आप ये समझ लीजिए कि जैसे राहुल गांधी ने एलओपी का पद जो है वो ले लिया, उसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं में एक अलग सी ऊर्जा आ गई है। कोई राहुल गांधी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरीके से कांग्रेस के सांसद से लेके वर्किंग कमेटी इस बात को लेके बिल्कुल क्लियर थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी राहुल गांधी को इन शब्दों में समझाई कि ये मेरा भी निर्णय है, सीडब्ल्यूसी का भी निर्णय है, तो आप इससे जो है बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। तो ये शुरू से ही तय था कि राहुल गांधी को ये पद लेना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ऑल्सो अंडरस्टूड कि द टाइम हैज कम। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसकी वजह से कांग्रेस में एक नई प्लानिंग, एक नई ऊर्जा नजर आ रही है। जो चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि अगर आपके घटक दल के नेता आपके साथ बैठे हैं, उनसे मुस्कुरा के बात करना, हाथ मिलाना, उनको साथ लेके चलना। एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती थी, उसमें अलग थलग नेता नजर आते थे। जब इंडिया ब्लॉक बना भी था और उसके बाद भी कई फोटो अपॉर्चुनिटीज हुई जिसमें आनंद फानंद में कहीं राहुल गांधी खड़े, कहीं खड़गे खड़े हैं, कहीं उद्धव ठाकरे खड़े हैं, अखिलेश यादव उस तरफ कोने में खड़े। तो मतलब कि रणनीति इसलिए बढ़िया मजबूत बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है क्योंकि अब बाकी दलों को भी साथ ले रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी में गजब की केमिस्ट्री नजर आ रही है, और वहीं पे अभिषेक बैनर्जी को राहुल गांधी बिठा के बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही कुछ एक तरीके से कहते हैं ना, स्पीड ब्रेकर जैसे ही नजर आता है, बाहर अभिषेक बैनर्जी कहते हैं कि यूनिलैटरल डिसीजन है कांग्रेस का स्पीकर का चुनाव लड़ना, और भीतर हम देखते हैं कि राहुल गांधी अभिषेक बैनर्जी के साथ बैठे हैं, ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से कांग्रेस
अब ये जान गई है, मतलब कि कहते हैं ना, नथिंग सक्सेस से बेहतर कुछ नहीं होता, एक मतलब कि एक तरीके से जो बूस्टर कहा जाए। और कांग्रेस को लगता है कि उसकी जितनी सीटें आई, जितनी कम सीटें बीजेपी की आई, वो उसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और इसीलिए आप रणनीति भी बन रही है नीट को लेके। राहुल गांधी ने तमाम नेताओं से बात की, खड़गे साहब ने भी बात की, और आज हमने देखा कि पूरा सेशन जो है नीट पर ही केंद्रित रहा। विपक्ष की तरफ से तमाम जो वार हुए, और माइक ऑफ और माइक ऑन की भी चर्चा होने लगी। आपको याद हो कि पहले भी राहुल गांधी कहते थे कि सड़क का रास्ता इसलिए लेना पड़ा क्योंकि माइक ऑफ ऑन होता रहा, माइक ऑफ हो जाता है संसद में जी। तो एक तरीके से एक संगठित तौर पे कांग्रेस नीट को लेके अपने इंडिया ब्लॉक को एक साथ लेने में कारगर साबित हुई अभी तक। और एक मुद्दा ऐसा मिला है जिसमें यूनिटी कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में दिखा रही है, टीएमसी से लेकर तमाम दल भी साथ में। तो कहते हैं ना कि वर्क वेल बिगन इज हाफ डन। तो शुरुआत कांग्रेस के लिए एक लीड रोल में और राहुल गांधी के लिए अच्छी रही है जी। और लगातार ऐसे मुद्दे भी मिल रहे हैं, कभी ट्रेन हादसा हो रहा है, कभी एयरपोर्ट पे छत गिर रही है जिसको लेके, कभी ये नीट को लेके, पूरा एनटीए को लेके। मैं मौसमी ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस में या गांधी परिवार में किसी किस्म की हिचकिचाहट थी एलओपी को लेके? कुछ और नामों पे चर्चा हुई या डे वन से ये क्लियर था कि राहुल ये पद संभालेंगे? सौरभ, आपने बहुत वाजिब सवाल किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ने समय मांगा है। और आप देखिए कि पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा संवैधानिक पद राहुल गांधी ने लिया नहीं। राहुल गांधी का स्टाइल काफी अलग है। वो कोई डेजिग्नेशन के लिए उनको ज्यादा वो लालसा नहीं रहती कि एक डेजिग्नेशन हो, मैं अध्यक्ष रहूं या संगठन में कुछ डेजिग्नेशन हो, उस तरह से। मतलब वो लगातार, खड़गे साहब जब अपने रोल में आए तो उन्होंने बहुत अच्छा तालमेल उनके साथ भी बैठाया। ये राहुल गांधी की आप खासियत भी कह सकते हैं, क्योंकि नेता, जैसे हम लोग कुर्सी पे बैठे, नेता अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। राहुल गांधी को मैं बहुत लंबे समय से कवर कर रही हूँ, और मुझे याद है 2012 में मैंने राहुल गांधी से एक सवाल पूछा था, जब एक डीब्रीफिंग हो रही थी उत्तर प्रदेश में, वो चुनावी रण था। मैंने उनसे पूछा था कि आप आगे अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं क्या? आपने एक गोल सेट कर रखा है, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे देश के कभी? तो तब राहुल गांधी बिल्कुल ही मतलब कि बोले कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी डेजिग्नेशन को टारगेट में रख के उसकी तरफ काम करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हूँ। और वो डीब्रीफिंग थी, मुझे लगा एक नेता के तौर पे उनका एक अच्छा बयान था। और अगर आप देखिए 12 से लेकर 24 तक राहुल गांधी उस बात पर स्ट्रिक्ट किए हैं। कई लोगों ने इल्जाम लगाया कि अकाउंटेबिलिटी का इशू है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, लेकिन ये सच है कि राहुल गांधी ने समय मांगा था कि मैं सोच के बताऊंगा। और एक वक्त में राहुल गांधी को ये सोचना पड़ा होगा कि मुझे सारे सेशन में रहना होगा, एलओपी की जिम्मेदारी अलग है, कई नेता जो है घटक दल के, उनको साथ लेने के लिए अपने अहम को पीछे रखना होगा, तालमेल बनानी होगी, जब आपको मुस्कुराना होगा, जब आप नहीं मुस्कुराना चाहते, उनको भाव देना होगा जब नहीं देना चाहते। कई चीजें होती हैं गठबंधन में। क्या राहुल गांधी के लिए कहा जाता था वो इस रोल में फिट नहीं बैठेंगे? पर राहुल गांधी ने एक तरीके से एक बड़ी छलांग ली है ये एलओपी की जिम्मेदारी लेके, क्योंकि सड़क के नेता तो वो साबित हो गए, सड़क में चल के या भारत जोड़ो यात्रा करके, और लगातार आक्रामक नेता भी वो साबित हो गए। लेकिन क्या वो बाकी अपने कॉम्पिटिटर को, जिनको एक वक्त में उनका कॉम्पिटिटर माना जाता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या बाकी फायर ब्रांड नेता हो, क्या उनको लेके एक साथ चल सकते हैं? वही नेता जो भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जुड़े, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा था चंडू खाने की बात मत कीजिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए, लेकिन न्याय यात्रा में तो राहुल गांधी वो नजर आए। तो राहुल गांधी भी खुद भी उनका स्टैचर, उनकी मेच्योरिटी, उनकी परिपक्वता यहाँ पे नजर आई है। और मुझे लगता है गांधी परिवार का भी इसमें, प्रियंका हो या सोनिया गांधी हो, उनका भी उनको कन्विंस करने में या उनसे सलाह मशवरा करके इस पर आगे बढ़ने में एक योगदान रहा होगा। और यही वजह कि थोड़ा समय लगा जी, वरना तो तुरंत राहुल गांधी हामी भर सकते जी। मौसमी, मेरा इस क्रम में ये आखिरी सवाल है, देन आई विल स्विच टू अदर पैनलिस्ट।
आक्रामकता तो ठीक है, लेकिन मौसमी सिंह जैसा कोई पत्रकार जरूरी सवाल पूछे और उसको आक्रामक होकर बीजेपी की ब्रीफिंग वाला सवाल बता देना कहां तक दुरुस्त है। वो अपने पक्ष में दलीलें दे सकते हैं कि हम कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और जर्नलिस्ट की टैगिंग करना दो अलग अलग चीजें हैं। एक सही से दूसरा गलत सही नहीं हो जाता। सौरभ, जो आपने सवाल किया, और मैंने भी ये सोचा कि मुझे जब राहुल गांधी ने एकदम से ये बोला तो मुझे लगा कि इसमें बीजेपी का सवाल कहाँ बनता है। पर उसके पीछे भूमिका ये है कि पिछले 10 सालों में एक तरीके से कहीं ना कहीं एक धारणा, एक बिलीफ राहुल गांधी के इकोसिस्टम में है, और जिस तरह से लगातार कांग्रेस भी कहती आई है और राहुल गांधी ने उसको बार बार दोहराया है कि उनकी छवि को बिगाड़ने में, उनकी इमेज को डेंट करने में मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, और किस तरह से बीजेपी का पक्षपात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड बिल्डिंग के लिए राहुल गांधी की इमेज को डिमोलिश करना ये बहुत जरूरी था बीजेपी के लिए, और उनको लगता है कि मीडिया इसमें एक इंस्ट्रूमेंटल रही। तो बाद में भी एक डीब्रीफिंग में जब पूछा भी गया था राहुल गांधी से, तो उन्होंने कहा था कि मेरा किसी रिपोर्टर के प्रति कोई ऐसी हेट्रेड नहीं है, या किसी रिपोर्टर को आहत करना या उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल खड़ा करना। उन्होंने बोला कि मेरी ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। पर उन्होंने ये भी बोला कि मीडिया के जो टाइकून्स हैं, जो मीडिया की टॉप टाइकून्स हैं और जो मीडिया मालिक हैं, उन्होंने एक भूमिका निभाई है। उसको मुझे लगता है कि इसमें वो लोग जो है जवाबदेह हैं और उनकी जवाबदेही बनती है। यही वजह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी को लेकर थी। हालांकि ये बार बार राहुल गांधी कई बारी पत्रकारों से उन्होंने इस तरह की बात की है, रिपोर्टर से खास तौर से, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि आप यू कांट शूट द मैसेंजर, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होता। और एक परिपक्वता आप देखिए कि जब वो एलओपी बन के वापस भी आए हैं, तो इन अ लार्जर रोल मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये फैसला शायद किया होगा, क्योंकि मुझे मिले थे तो उन्होंने एक्नॉलेज किया। 10 दिन बाद मैं भी बाहर थी, तो मुझे एक्नॉलेज करते हुए उन्होंने बोला हाउ आर यू, मतलब मुझे उस समय हम वॉक थ्रू कर रहे थे तो हमें ये एहसास नहीं था। पर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि रात गई बात गई, और उस तरह की बात रिपोर्टर से नहीं करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो एक आइस ब्रेकर भी था उनकी तरफ से, या रीच आउट कर। जी निधि जी, आप विपक्षी दलों के राजनेताओं को, उनकी पॉलिसीज को लगातार कवर करती है। हमने राहुल गांधी के बारे में मौसमी सिंह से सुना। देखिए, जिस तरीके से मौसमी ने ये कहा कि बहुत ऊर्जा दिख रही है ऑपोजिशन कैंप में, वो बिल्कुल दिख रही है, एक तालमेल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है। पहले हफ्ते को अगर हम देखें तो वो अगर हम देख रहे हैं तो राहुल गांधी का जो सेंटर स्टेज लेना हुआ, पहला स्टेप जो था, पहला जो टेस्ट था, वो था स्पीकर का इलेक्शन। उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑपोजिशन कैंप में थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठा। पहले जो हमें अंदर से बात आई थी वो ये थी कि ये सारा 20 मिनट का खेल था। सत्ता पक्ष ने उनके सामने रखा ये, उन्होंने ये ऑपोजिशन ने कहा हमें ये बिल्कुल भी आप डेप्यूटी स्पीकर के बारे में कमिट कीजिए, उसी के बाद हम आपको ये करेंगे। ये टू एंड फ्रो हुआ और बिल्कुल एक साथ उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। उस टाइम कैंडिडेट भी डिस्कशन में नहीं आया था एलाइज के साथ। जो हमें ये पता चला कि 20 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने सोचा कि सबसे सीनियर मोस्ट कौन है, तो कोडिकुनिल सुरेश का नाम आया और उन्होंने कहा ये होगा। तो इस समय ये बनता है कि आप अपने एलाइज को डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात करें, पर ये कहीं पे भी तालमेल आपको नज़र नहीं आया, क्योंकि पहले में ही तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हम आपको, जो लंबी बात हुई राहुल गांधी की अभिषेक बैनर्जी के साथ, उन्होंने कहा हम कल सुबह बताएंगे। उसके बाद ये भी बात आई कि डिवीज़न मांगे कि नहीं, कि देखिए अगर आप इस कॉन्टेस्ट को देखें कि कितना बड़ा चौड़ा, उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करेंगे ऑफिशियल नॉमिनी को, जो कि इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ है। तो इस में जब आप करते हैं इतना हाई स्टेक्स बैटल जब आप बनाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि विपक्ष उस चीज़ को एंड तक लेके जाएगा।
जो यहाँ कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आया। तो अगले दिन सुबह होती है और तृणमूल कांग्रेस उनको बोलती है कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ हैं। लेकिन कहीं पे भी एक और चीज़ नोट नहीं हुई है, वो ये है डीएमके ने भी ये कहा कि अंदर जो बात हुई कि हम डिवीज़न नहीं चाहते हैं। फ्लोर पे जब बात आती है तो आपने डिवीज़न नहीं मांगा, और हमने उसके बाद कांग्रेस ये बोलती है कि ये इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन हमने नहीं मांगा डिवीज़न, वी वांटेड टू शो कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं रूलिंग सत्ता जो के साथ। तो एक तरफ तो कांग्रेस ये बोलती है, विद इन मिनट्स तृणमूल बोलती है कि हमने डिवीज़न मांगा। तो जब आपका खेमा इतना तितर बितर नज़र आता है तब आपको ये लगता है कि पहले हफ्ते में आपके ट्रबल शूटर्स कहाँ थे, कौन हैं ये लोग जो पीछे से बात कर रहे हैं, जो पहले किसी टाइम पे आपके साथ होते थे। कमलनाथ होते थे, अहमद पटेल हमेशा फ़ोन घुमाते थे, लोगों से बात करते थे। एक एक सिंगल पार्टी के भी एमपीज़ होते हैं जो ये बात करते हैं। जो जब इतना हाई स्टेक्स बैटल होती है तो एवरी ड्रॉप काउंट्स, और डिवीज़न जो थी वो एक वॉर ऑफ ऑप्टिक्स थी जो आपने नहीं मांगी। ठीक है, आपने नहीं मांगी, पर इवन ऑपोजिशन के रैंक्स के अंदर आपको इधर उधर लगा, चाहे मेजर जो घटक दल थे उनके अंदर तालमेल था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस हुआ, आपके दूसरी पार्टीज हुई, उनमें ऐसा एक डिफरेंसेस लगे जो अवॉइडेबल थे। और दूसरी बात, जब आप इतना बड़ा कॉन्टेस्ट रखते हैं तो आपने डिवीज़न ना मांग के कहाँ पे किस तरीके से आपकी पॉलिटिक्स प्ले आउट हुई, ये किसी को इतना समझ नहीं आया। तो अगर विपक्ष को एक भूमिका बांधी है तो उस वॉर को एंड तक आप लेके जाइए। ये नहीं तो आप क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहले हफ्ते में किसी को समझ नहीं आया। ये आपके ऑब्जर्वेशंस में सुन रहा था, कहाँ लीड करेगा, क्योंकि हम पहले भी सुन चुके हैं कि टीएमसी और कांग्रेस आखिरी में बात अटकती है। हमें लगा कि अब अधीर रंजन चौधरी हट गए हैं, अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी के बीच एक डायरेक्ट समन्वय होगा। मौसमी अभी जिक्र कर रही थी कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तब अखिलेश यादव का रुख क्या था, अब क्या रुख है। आपको लगता है एक बार अगर प्रियंका गांधी वायनाड से जीत जाती पहुंचेंगी तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा? हु कैन बी दोज पीपल इन कांग्रेस और अपोजिशन में जो इस चीज़ को स्मूथ कर सकें उनके लिए? बार बार, क्योंकि मैं सुनता हूँ आप सब सीनियर पत्रकारों से बार बार अहमद पटेल का जिक्र आता है, तो अहमद पटेल की जगह क्या केसी वेणुगोपाल नहीं ले पा रहे? कौन है वो मिसिंग लिंक्स? देखिए, एक थोड़ा सा इन सब चीज़ों में एक थोड़ी सी सॉफ्टनेस चाहिए, एक थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अप्रोच चाहिए होती है। मैं ऑफ रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग्स हमारी होती हैं, केसी वेणुगोपाल ने भी कांटेक्ट किया था काफ़ी एमपीज़ ने। जिस तरह से अगर आप देखेंगे रूलिंग साइड ने टीडीपी तो उनके साथ ही है, वाईएसआरसीपी को भी अप्रोच करके उनके 4 एमपीज़ को अपनी तरफ लिया था स्पीकर इलेक्शन के लिए। खैर वो बात आई नहीं डिवीजन ऑफ वोट्स की, पर वाईएसआरसीपी ने उनको सपोर्ट किया। तो ऐसे में सिंगल मेंबर पार्टी में भी केसी वेणुगोपाल ने जैसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण हुए, उनको भी कांटेक्ट किया, और उन्होंने, चंद्रशेखर ने साफ बोला, उनको जब सपोर्ट चाहिए था उन्होंने मेरे को 3 फ़ोन घुमाए, मैं कहीं बिजी था, फिर मैंने फ़ोन उठाया और जब मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है मैं आपके साथ हूँ, उसके बाद जब डिवीज़न नहीं चाहिए था उन्होंने पलट के भी मुझे फ़ोन नहीं किया। अब मेरे को जब ज़रूरत है तो मुझे किसी भी इशू के लिए ज़रूरत हो सकती है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा मतलबी रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शनल, और वो भी बहुत ज़्यादा। तो कहीं मैंने ये बात पहले भी आपके ललन टॉप में बोली कि एज जर्नलिस्ट हम लोग ने नेताओं को कल्टिवेट करना छोड़ दिया, और नेताओं ने हम लोगों को, मतलब वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होती है वो विद इन द घटक दल जो होती है वो भी लोगों ने ये करना छोड़ दिया है। पहले सबके पर्सनल रिलेशंस होते थे, जब फ़ोन उठा के बोल दिया जाता था कि देखिए हमें ज़रूरत है, ये करना है, फ्लोर मैनेजमेंट होती थी। अब वो आपको नहीं नज़र आता है, बड़ी ट्रांजैक्शनल, आपने जैसे कहा, वो बड़ी वैसे रिलेशनशिप्स हो गई हैं, फौरी तौर पे एडहॉकिज्म है एक जी। तो इसीलिए आपको कहीं ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो बैकरूम बॉयज़ हुआ करते थे जब हमारे, कौन हो सकते हैं ऐसे नेता जो आपको लगता है सॉफ्ट स्पोकन, थोड़ी मैनूवरिंग आती हो, डिप्लोमेटिक, और किसको क्या चीज़ दी जा सकती है, किससे क्या चीज़ ली जा सकती है? देखिए, अभी जो
सामने फ्रंट स्टेज पे अभी आपको मौसमी भी ये बताएंगे कि जो सेंटर स्टेज है अभी केसी वेणुगोपाल ने लिया हुआ है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से तालमेल की बहुत जरूरत है। और जैसे और उनके जो लेफ्टिनेंट हैं जैसे दीपेंद्र हुड्डा दिखते हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में ही हों। जैसे दिग्विजय सिंह हुए, कमलनाथ हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह है, सबके इन सब के पर्सनल रिलेशंस दूसरे नेताओं के साथ भी हैं। जैसे हम हमेशा बोलते थे कि सोनिया गांधी इज मोर एक्सेप्टेबल यूपीए चेयरपर्सन की तरह एंड नॉट राहुल गांधी, क्योंकि उनके पर्सनल रिलेशंस हुआ करते थे। शरद पवार ने किसी जमाने में, तारिक अनवर साहब ने, सबने उनके फॉरेन ओरिजिन के ऊपर सवाल उठाए थे, लेकिन वो डिफरेंसेस होने के बावजूद एक पर्सनल रिलेशन था। शी वॉज एन एक्सेप्टेबल, शी स्टिल एन एक्सेप्टेबल फेस। तो वो पर्सनल रिलेशंस जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। राहुल श्रीवास्तव जी, विपक्ष के खेमे की तैयारियां और चुनौतियां क्या बताएंगे सर? सौरभ, देखिए, पहला इशू जो एक डिबेट हो रहा है कि ये डिवीजन का मामला, ये डिवीजन के मामले में एक बात आप याद रखिए कि इसके छोटे मोटे तालमेल नहीं था, ये नहीं था, बात अलग हो सकती है, लेकिन इसका एक बात याद रखिएगा कि देयर वाज ए वेरी स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से डिवीजन नहीं चाहता था विपक्ष। जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसके बाद से ऑपोजिशन ने एक परसेप्शन नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है दैट दिस इज अ गवर्नमेंट व्हिच डज नॉट एंजॉय द मैंडेट ऑफ द पीपल। ये जोड़ तोड़ की सरकार है। एंड द सेकेंड लाइन इज कि बीजेपी एक्चुअली चुनाव हारी है। इट इज नॉट लॉस्ट जस्ट सम 60 और सीट्स, बीजेपी चुनाव हारी है। अगर कभी भी फ्लोर टेस्ट हुआ करता है तो हमने देखा जैसे एक समय पे येदियुरप्पा साहब ने फ्लोर टेस्ट नहीं लिया क्योंकि वो हार जाएंगे, तो ही वांटेड टू अवॉइड दैट न्यूमेरिक प्रूविंग जो होती है एक नंबर टेस्ट से। डिवीजन अगर होता तो सरकार अपने नंबर्स की कॉन्फिडेंट थी, और आप चाहे कितना भी कर लें, एलाइज को जो एक होप थी विपक्ष को कि चंद्रबाबू नायडू डिमांड करेंगे स्पीकर, झगड़ा होगा, वो सब नहीं हुआ। और इस कारण से सरकार के नंबर्स बिल्कुल पुख्ता थे जहां तक स्पीकर का पोस्ट है। अगर एक डिवीजन कोई खड़े होकर मांगता और डिवीजन विपक्ष के कहने पे हो जाता और नंबर्स प्रूव हो जाते, तो सबसे पहला ये जो परसेप्शन और नैरेटिव है विपक्ष का कि ये सरकार चुनाव हार गई, इसके बाद नंबर्स नहीं है, ये डिसमेंटल हो जाता। एंड द ऑपोजिशन डिड नॉट वांट दैट टू हैपन। और अगर जिसने हाउस की प्रोसीडिंग फॉलो की है, हिमांशु वहां थे, तो लल्लन सिंह वहां खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं कि वो डिवीजन मांग रहे हैं। कुछ लोगों ने, और बाद में आके गलती ये हुई लोगों से विपक्ष के कि उन्होंने इंटरप्रेट किया कि बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल डिवीजन मांग रहे थे। साहब, वो डिवीजन इसलिए मांग रहे थे जिससे कि वो अपने नंबर्स को सिद्ध कर सके। दैट वाज द रीजन व्हाई इवेंचुअली डिवीजन नहीं हुआ। अब ये जो आप कह रहे हैं कि आगे क्या है, देखिए कुछ चैलेंजेस जो कुछ चीजें जो थी वो सेटल हो गए। देखिए, राहुल गांधी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, एक मोमेंट है पॉलिटिकल हिस्ट्री में कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी को ले लें, राजीव गांधी को दे लें, दे हैव नॉट बीन द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स। एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट रहा है। और अब राहुल गांधी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आ गए हैं। एक डिबेट पिछले 10 सालों से चल रही थी जिसमें एक रेस लगातार रहती थी ऑपोजिशन पार्टीज में, खासकर कांग्रेस और तृणमूल में, गिवन जो उन दोनों के बीच में नंबर्स का गैप था लोकसभा सीट्स का। तो रेस ये रहती थी कि हु इज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी टू द बीजेपी। उसमें क्या होता था, आप देखिए कि मैंने कई बार ये देखा पिछले 10 सालों में कि कांग्रेस पार्टी यूज्ड टू बी ऑफ द ब्लॉक, यानी किसी चीज पे, मुद्दे पे पहले ऑपोजिशन नहीं शुरू करती थी, तृणमूल पहले शुरू कर देती थी। एंड द कांग्रेस यूज्ड टू प्ले कैच अप। वो एक बड़ा स्मार्ट मूव था तृणमूल के द्वारा कि वो अपने आप को पोजिशनिंग कर रही थी दैट इट इज द प्रिंसिपल चैलेंजर टू नरेंद्र मोदी। और उसका आशय हो सकता है कि वो इवेंचुअली बंगाल के लिए था या उनके फ्यूचर के लिए। मैं ये कहूंगा कि इस पे एक पूर्ण विराम एक तरह से लगा है कि कांग्रेस जो है ये टीएमसी जैसी पार्टी के लिए सेटबैक मैं कहूंगा। तो अलायंस में राहुल गांधी की एमिनेंस
एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो इस डिस्पैरेट कोलिशन में जो इवेंचुअली बंगाल में भी अलग लड़ा उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। सेकेंड, इसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ पॉलिटिक्स। ये इलेक्शन जो हो गया है, इट्स नॉट द एंड ऑफ पॉलिटिक्स। इस एंड ऑफ द पॉलिटिक्स ना होने के कारण आगे चुनाव आएंगे। सबसे पहला चैलेंज, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। हमने केरल में देखा कि लेफ्ट पार्टीज कैसे बिल्कुल हाशिए पे हैं। सरकार उनकी है मगर एक कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर की तरह उभरी है। नाउ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को जो एमिनेंस मिलेगी उसमें तमाम चीजें होती हैं साहब। विदेशी बड़े बड़े जब राजनायक आते हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलते हैं। राहुल गांधी गेन्स दैट पोजीशन। उनकी जो कोडैक प्रेजेंस होती है जनमानस में वो बढ़ेगी और वो बाकी पार्टियां जो है जो इस कोलिशन के अंदर सहयोगी होकर के भी उनके खिलाफ लड़ते हैं। दैट टर्म व्हिच आई यूज फॉर देम कि दे आर स्लीपिंग विद द एनिमी, कि केरल में दुश्मन है और बाकी जगह पे दोस्त हैं। जो अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं या हाथ को पीछे करना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल आएगी। हाउ विल दे टोन देमसेल्व्स टू दिस रिसर्जेंस इन द कांग्रेस राहुल गांधी की एमिनेंस के साथ। तीसरा एलिमेंट बहुत जरूरी जो है राहुल गांधी के साथ कि एक टाइम तक वो एक सांसद थे जो सेकेंड रो में बैठते थे। कांग्रेस झगड़ती थी कि उनको आगे बैठने दिया जाए, लेकिन आगे की रो में आ जाना जो है वो एक बड़ी मुश्किल चीज होता है सौरभ। जो आगे की सीट पे मॉनिटर बैठता है वो नालायकी नहीं कर सकता। तो क्या है कि आप पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पोस्ट के साथ आती है। आप चाइना पे जैसे हमले बोलते थे, जिस तरह की चीन फला कर रहा है, चीन ये कर रहा है, देश ने अमेरिका को भेज दिया, फॉरेन कंट्रीज को, फ्रांस के साथ ये हो गया, घोटाला हो गया। एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपके व्यवहार में और तमाम उसमें एक टेम्परिंग आनी पड़ेगी, क्योंकि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। यू विल हैव टू मीट द प्राइम मिनिस्टर मेनी टाइम्स। तो क्या आप उस रिश्ते को उतना दूर तक ले खराब करने के लिए तैयार हैं? ये एक एलिमेंट जो है वो राहुल गांधी को देखना होगा। विपक्ष के लिए एक बड़े 3-4 मेरे पास जो टास्क हैं जो बहुत जरूरी है कि पहला, जैसे मैंने कहा कि ये प्रूफ नैरेटिव मेंटेन करना कि इस सरकार के पास मैंडेट नहीं है, नंबर्स नहीं है। दूसरा, इस सरकार की नंबर्स जो थे हाउस के अंदर वो इस सरकार को एक डिसाइसिव वो देते थे, इमेज देते थे। नंबर्स कमजोर हो जाने के बाद वन डजंट नो कि एलाइज कैसा बिहेव करेंगे, मगर जो सरकार की स्वैगर थी, एरोगेंस थी, यानी 56 इंच छाती जो राजदीप जी बात कर रहे थे, वो डेफिनेटली ऑपोजिशन चाहेगा कि उसकी डिसाइसिवनेस, जो लेजिस्लेटिव डिसाइसिवनेस है या उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसाइसिवनेस, उसको अंडरमाइन करें या दिखाएं कि नहीं है। तीसरा है कि जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है एज अ लीडर, उसको वो वहां से कमजोर कर सकते हैं। दे कैन थ्रू बेबी, अभी महाराष्ट्र में, हरियाणा में तमाम इलेक्शन है, उसमें अगर ऑपोजिशन कैन डू बेटर, वो ऑपोजिशन का टारगेट रहेगा कि नैरेटिव्स और चुनावी आंकड़ों से वो एक क्रिएट कर सकते हैं सिचुएशन जिसमें द एलाइज ऑफ द बीजेपी इन द एनडीए उनके मन में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के बारे में संशय क्रिएट करें। दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट द ऑपोजिशन विल ट्राई टू डू, बट अपने कोहेशन को पार्लियामेंट तक रेस्ट्रिक्टेड ना रखना, बल्कि बाहर भी प्रूव करना कि वो एक, जैसे राहुल गांधी और अखिलेश की दोस्ती दिख रही है, इट्स अ गुड एग्जांपल। मगर ममता बनर्जी को लेकर के, जैसे निधि ने भी कहा कि यू हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रूव कि आप मौका परस्त नहीं है, कि जरूर पॉलिटिक्स में फायदा मिल जाए तो आप आ गए, वरना एक दूसरे के खिलाफ हैं। एंड आई थिंक ब्रॉडली दिस इज द वे पॉलिटिक्स विल मूव इन द कमिंग डेज। जी राहुल जी, समाजवादी पार्टी के खेमे को लेके, मैं जिस तरह से अखिलेश यादव फ्रंट रो में हैं, वो अवधेश प्रसाद को सबको आगे कर रहे हैं, उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अखिलेश और समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अब वो यूपी में भी अब सत्ता की स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे हैं। देखिए, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया है। देखिए, मैंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पॉलिटिक्स से काफी पहले से देख रहा हूं। एक समय था जब 2008 में न्यूक्लियर डील को लेकर के लेफ्ट पार्टीज, जो कि 61 सीटों करीब थी और
43-44 सीटें तो सीपीएम अकेले की थी, और वो जिसको आज भी कहा जाता है कि इट वाज अ ब्लंडर बाय द सेंट्रल कमेटी की उन्होंने डिसाइड किया कि सपोर्ट विड्रॉ, क्योंकि कहते हैं कि प्रकाश काराट, कॉमरेड प्रकाश काराट जो थे सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी, वो कॉपी बुक कम्युनिस्ट थे और वो उस प्रैग्मेटिज्म की तरफ नहीं गए, जबकि सीताराम येचुरी ने हैड ब्रोकर्ड अ डील विद द कांग्रेस पार्टी कि किस तरह से मूवमेंट होगी 1-2-3 एग्रीमेंट और न्यूक्लियर डील पे। तो कहीं पे उस समय पर मुलायम सिंह यादव को जो एमिनेंस मिली थी, समाजवादी पार्टी को 39 के करीब उनकी सीटें थी और वो एक बड़े फोर्स की तरह उभरे थे। अमर सिंह, मुझे अच्छी तरह याद है कि रात में अमर सिंह को हम फॉलो करने का मतलब होता था कि कौन सी मिनिस्ट्री में समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, किस बिल पे क्या चेंजेस हो या किसका कहां अपॉइंटमेंट, तो अमर सिंह की एक पोजीशन हुआ करती थी, उसमें हम लोग रात रात बाद अमर सिंह जी के साथ भी पीछे दौड़ा करते थे। बहुत दिनों बाद समाजवादी पार्टी, वो जो एक 2012 में स्टेट में समाजवादी पार्टी को प्रोमिनेंस मिली, मगर उसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि उस समय पे अखिलेश यादव भले ही एक मेजॉरिटी लेकर के अच्छी सरकार, अच्छे नंबर्स लेकर के सरकार सत्ता में आए थे उत्तर प्रदेश में, मगर ही वॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स एट द सेंटर। अखिलेश यादव की प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस जो थी वो दुश्मन थी, दैट फ्रेनेमी थिंग। उसमें क्या होता था कि उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे सीबीआई के, सुप्रीम कोर्ट में रोज सीबीआई हलफनामे बदल देती थी कि आज समर्थन चाहिए तो कह दो इनोसेंट है, आज हलफ समर्थन नहीं चाहिए, उनकी टांग उमेटनी है तो उनके खिलाफ कह दो कि ये गिल्टी है। यानी अनोखा केस है कि इतने साल केस सुनने के बाद जो जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, वो ऑर्डर रिजर्व करके रिटायर हो गए, मामला फिर से सुनवाई हुई। सो द समाजवादी पार्टी वाज केप्ट ऑन द टेंटर हुक्स। तो बहुत दोस्ती नहीं थी उस टाइम पे। कांग्रेस भी जाकर के आरोप लगाती थी रायबरेली अमेठी में, चूंकि यहां पे हमारी सरकार नहीं है इसलिए हमारे इलाके में विकास नहीं होता। तो वो एक दौर था। अखिलेश डिड वेल इन द असेंबली इलेक्शन, 111 के करीब सीटें उनकी आई। बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा। ईस्टर्न यूपी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पे बीजेपी को 1 सीट या 0 सीट मिली है बहुत जिलों में। तो अखिलेश इज ऑन द हाई इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ऑल्सो लोकसभा में रिजल्ट आए हैं। क्या है, बहुत दिनों बाद 12 साल के बाद अखिलेश यादव का कोई दांव जो है वो सही हुआ है। एंड आई थिंक दैट फिल्स अ यंग लीडर विद लॉट ऑफ एंटिसिपेशन फॉर द फ्यूचर। ही वॉन्ट्स द अलायंस टू वर्क। वो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस को बढ़ते, क्योंकि अगर आप देखें तो इस अलायंस का एक फायदा और हुआ है कि बसपा जो कि एक वोट को कंट्रोल करती थी, अगर वो बसपा से छिटकता था वोट उनका तो वो बीजेपी के पास जाता था। और एक दलित वोटर के अंदर एक कांस्टेंट परसेप्शन था कि सपा के साथ नहीं जाएंगे। ये पहली बार ये परसेप्शन डिसमेंटल हुआ और वोट मिला। आई थिंक अखिलेश विल लाइक टू बिल्ड ऑन दिस सिचुएशन कि अगर कांग्रेस की प्रेजेंस से कुछ फायदा होता है, इस अलायंस से उससे फायदा होता है, तो डेफिनेटली आई थिंक द समाजवादी पार्टी इज वेरी अपबीट। बट द प्रॉब्लम इज कि लोकसभा चुनावों की जो एंगर थी उस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि द समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस हैव डन वेरी वेल, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहा है मेरा। लेकिन अभी भी मैं इसमें ये कहता हूं कि ये बहुत बड़ा वोट जो था वो नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए सरकार और बीजेपी सरकार, उसके खिलाफ वोट गया है। और अगर आने वाले पीरियड में अगर बीजेपी इसको थोड़ा सा संभालती है, डैमेज कंट्रोल करती है, तो अखिलेश यादव को भी उस एक्सरसाइज को मेंटेन करना पड़ेगा जिसने उन्हें बेनिफिट किया है। दैट इज व्हाई इसमें कोई हनीमून पीरियड या रेस्टिंग पीरियड के चांसेस अखिलेश यादव के लिए नहीं। जी बहुत शुक्रिया राहुल जी। राजदीप सरदेसाई जी, अभी तक विपक्षी खेमे को लेके इतनी बातें हुई, इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे आप? कितनी एक रूपता दिखी, क्या चुनौतियां हैं, भविष्य में क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि दोनों विपक्ष और सरकार एक गलती कर रहे हैं। सरकार जिसे बीजेपी को 240 और एनडीए को 293 मिले हैं, उनको लगता है उनको 400 सीटें मिली हैं, यानी बिजनेस एज यूजुअल, जो करना है हम करेंगे। ओम बिरला को लाएंगे, भले ही ओम बिरला वही स्पीकर है जिन्होंने 115 लोकसभा सांसदों को सस्पेंड किया था, एक नया इतिहास रचाया था,
महुआ मोइत्रा को एक्सपेल किया था और एक अपनी एक प्रतिमा बना दी थी कि वो विपक्ष को वो एक न्यूट्रल अंपायर नहीं है, विपक्ष को वो समय नहीं देते पार्लियामेंट में। लेकिन उन्होंने जिद करके एक तरह से कहा नहीं, ओम बिरला ही बनेंगे स्पीकर। अब आप कैबिनेट भी देखिए, उसी तरह की कैबिनेट है और जिस तरह से का रवैया आपने कुछ दिनों में पार्लियामेंट में देखा, सरकार तो बिल्कुल अपने मुद्दों पर अड़ी है। हम नीट पर डिबेट नहीं होने देंगे, जो भी ऐसे मुद्दे हैं आप विपक्ष को उतना स्पेस नहीं देंगे। तो एक तो आप देख रहे हैं जो सरकार कर रही है कि हमें 400 सीटें आई है। दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर की कांग्रेस, जिनको 99 सीटें आई हैं और विपक्ष को 234 आई है, इंडिया अलायंस को, उनको लगता है कि हमें 272 आ गई। आजकल जब आप कांग्रेसियों से बात करते हैं वो कहते हैं इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम। देखिए मोदी जी की सरकार या तो मिड टर्म इलेक्शन में 2027, 26-27 में मिड टर्म इलेक्शन हो गए और वहां हम उनको हराएंगे, या 2029 में इस सरकार का जाना लगभग तय है। तो एक जो ये कॉन्फिडेंस कहिए, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच में एक बड़ी थिन लाइन होती है और सरकार और विपक्ष दोनों इस समय मुझे लगता है वोटर जिसने मैंडेट एरोगेंस, अहंकार के खिलाफ दिया है, वो अलग दिशा में जा रहे हैं। अब आप देखिए जो निधि ने कहा वो बिल्कुल सही है। कांग्रेस को लेकर अभी भी कई दलों में अविश्वास है कि कांग्रेस जो है हमारा इस्तेमाल करती है, जब जरूरत पड़ती है हमारे पास आते हैं, स्पीकर का चुनाव हो कोई, और अगर आपको राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टारगेट कर रहा है तो कांग्रेस चाहती है कि विपक्ष उनका साथ दे। अब आप आम आदमी पार्टी लीजिए, आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है। लास्ट मिनट पर उनको सीबीआई आकर उनको जेल रीअरेस्ट करती है। अब आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है क्या कांग्रेस हमारे साथ खड़ी रहेगी? उसी तरह से वाटर क्राइसिस है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की आतिशी अनशन पर थी, तृणमूल कांग्रेस वहां पहुंचती है लेकिन कांग्रेस वहां नहीं पहुंचती है क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को शायद टक्कर देना चाहती है। कई ऐसे मुद्दे हैं महाराष्ट्र में अभी भी, आप अगर आप देखें वहां चुनाव होने हैं अक्टूबर के महीने में। अभी तक ये तय नहीं है कि टिकट वितरण किस तरह से होगा, क्योंकि अब तो कांग्रेस महाराष्ट्र में इस लोकसभा में नंबर 1 पार्टी हो गई है, लेकिन शिवसेना और एनसीपी का कहना है कि लोकल फैक्टर्स में हम मजबूत है, हमें ज्यादा सीटें चाहिए या कम से कम इक्वल सीटें चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन उनके साथ बात करेगा? कांग्रेस के महाराष्ट्र नेता दिल्ली में आए थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस इज नाउ नंबर 1 पार्टी और महाराष्ट्र हमें डिक्टेट करना चाहिए। अब आप डिक्टेशन से अलायंस पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने एक तरह से तय किया कि हम जूनियर पार्टनर हैं, इसी वजह से उनकी अखिलेश के साथ वो अलायंस अच्छी तरह से बन पाया। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस ने तय किया वी आर जूनियर पार्टनर्स, इसीलिए इतने सालों तक उनका डीएमके के साथ अलायंस बन पाया है। लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस का ये जो बिग ब्रदर एटीट्यूड है कि हम तय करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण चंद्रशेखर आजाद का अभी दिया गया। उसी तरह से अन्य छोटे छोटे दल हैं, हनुमान बेनीवाल जो है वन मैन पार्टी है, राजकुमार रोहत है भारतीय आदिवासी पार्टी के वन मैन पार्टी है। अब इनको क्या आप पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर साथ ले पाएंगे? तो कांग्रेस के सामने सौरभ, या आप एक तरह से कह सकते हैं पूरे विपक्ष के सामने ये चुनौती है कि क्या जो आपने लोकसभा में कुछ हद तक सफलता पाई है उसका मोमेंटम जो है, क्या आप अब स्टेट इलेक्शंस में ले पाएंगे, महाराष्ट्र जैसे राज्य में, झारखंड जैसे राज्य में, और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जब आप किसी चीज को लेकर एजिटेशन चलाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो क्या एक साथ जाएंगे? अब एनएसयूआई ने एक एजिटेशन कर दिया नीट के सामने, वो एक कांग्रेस का एजिटेशन बन गया, वहां कांग्रेसी लीडर पहुंच गए। कांग्रेस को अपनी पहचान तो बरकरार रखनी है, वो तो बात उनके वहां तक बिल्कुल जायज है कि उनको अपनी पहचान बरकरार रखनी है,
पर क्या वो पहचान बरकरार रखने में विपक्षी दलों को किस तरह से साथ ले जाएंगे, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज कांग्रेस के सामने है। क्योंकि कांग्रेसी नेता आप जानते हैं, एक बार उनको थोड़ी भी सफलता मिल जाती है तो ऐसे कई कांग्रेसी नेता उनको लगता है कि चलो अब तो हमारी ही सरकार बनने वाली है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत तो है नरेंद्र मोदी भाजपा हैज 240 सीट्स which is 141 more than कांग्रेस। तो दैट इज द चैलेंज। पर एक मैं कहूंगा राहुल गांधी का बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सौरभ, 1-2 हफ्ते पहले मैंने एक सीनियर कांग्रेसी नेता से पूछा कि क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नो 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 नो, राहुल गांधी नहीं बनना चाहते, वो जनता के बीच रहना चाहते हैं, वो लोकसभा नेता नहीं बनना चाहते, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पोस्ट। और उन्होंने ये कारण दिया कि देखिए अगर वो नेता विपक्ष बन जाते हैं तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन बहुत करना पड़ेगा, आपको रोज पार्लियामेंट आकर 11:15 बजे सभी पार्टियों से मिलना पड़ता है, कुछ मीटिंग्स आपको नरेंद्र मोदी जी के साथ भी करनी पड़ती है अगर सीबीआई डायरेक्टर को नियुक्त करना है। तो वो कह रहे थे देखिए राहुल गांधी अपना एक डिस्टेंस इस तरह की पॉलिटिक्स से करना चाहते हैं और वो जनता के बीच रहना चाहते हैं, वो और यात्राएं करना चाहते हैं, वो अपने आप को एक आइडियोलॉग पार्टी का बनाना चाहते हैं। और तब मैंने पूछा तो अगर राहुल गांधी नहीं बनेंगे तो कौन? उन्होंने कई नाम है और उन्होंने कई नाम मुझे दिए, गौरव गोगोई का नाम था, मनीष तिवारी का नाम था, और कहा उनमें से कोई भी बन सकता है, वी विल हैव समबडी एल्स। अब क्या हुआ उन 2 हफ्तों में कि जो राहुल गांधी कहा जा रहा था नहीं बनेंगे बने, और जो मुझे कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी लीडर ने, और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा देखिए राहुल जी आपको ये पद संभालना चाहिए, ये एक अच्छा मौका है, ये मोमेंटम जो है इसे खोइए मत। तो राहुल गांधी जी ने मल्लिकार्जुन जी खड़गे को कहा सर आप मुझे बताइए आप पार्टी अध्यक्ष रहेंगे और संगठन संभालेंगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं संगठन संभालूंगा लेकिन नेतृत्व पार्लियामेंट में आपको करना है। और तब राहुल गांधी माने, सोनिया गांधी ने भी उनको जिद की राहुल गांधी को कि आपको इस बार ये पद लेना है, और तब ये तय हुआ कि वो पद लेंगे। तब ये भी तय हुआ कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो वायनाड से चुनाव लड़ेगी। यानी ये जो है ये नई जो डिसीजन मेकिंग जो हुई, एक कलेक्टिव जिसमें खड़गे जी थे, सोनिया गांधी जी थी, उसके बाद राहुल गांधी हैज टेकन अप दिस चैलेंज। इज ही कंफर्टेबल विद इट? क्या ये उनके कंफर्ट जोन में है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठकर चाय पीकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, या पार्लियामेंट में बाकी सहयोगियों के साथ बैठकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा? हाँ, हमने वो तस्वीरें देखी हैं अभिषेक बैनर्जी के साथ, अखिलेश यादव के साथ। ये सबसे बड़ा चैलेंज राहुल गांधी के सामने है। कैन ही डू व्हाट हिज मदर डिड? सोनिया गांधी बिकेम एन एक्सेप्टेबल फेस, एक एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बढ़ी। क्या राहुल गांधी इस चुनाव के नतीजों के बाद उसी तरह से एक एक्सेप्टेबल फेस बन जाते हैं, या अभी भी वो लड़ाकू हैं जो चैलेंज करेंगे? ये जो डिसीजन दिया गया कि हमें डिप्टी स्पीकर चाहिए किसी भी हालत में, क्या वो एक लड़ाकू राहुल गांधी अभी भी है? उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं मुझे लगता है 2 तरह के हैं, और ज्यादातर लोग जो हैं वो लड़ाकू हैं। और बिल्कुल सही कहा गया पहले कि वो जो ऐसे व्यक्ति जो पॉलिटिक्स करना जानते हैं, अहमद पटेल टाइप, जो किसी के साथ फोन पर बात कर सकते हैं, किसी को प्यार पप्पी दे सकते हैं, ऐसे लोग हैं क्या अभी भी कांग्रेस में? और अगर नहीं है तो फिर ये काम कौन करेगा? बिकॉज आई डोंट थिंक राहुल गांधी वांट्स टू डू दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। उन्हें उस तरह के पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मुझे लगता है जनता के बीच जाकर अपनी एक छवि एज अ आइडियोलॉजिकल स्ट्रीट फाइटर कहिए कि विचारधारा को लेकर, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर मैं टक्कर करने जा रहा हूं, उस दिशा में जाना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है राहुल गांधी किस दिशा में जाएंगे विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इन द नेक्स्ट 6 months। बहुत शुक्रिया राजदीप जी। अब हिमांशु जी आपका रुख कर रहे हैं। बात सत्ता पक्ष की है। हमने अपोजिशन बेंच के बारे में दलीलें सुनी। बीजेपी में क्या रणनीति है? ओम बिरला के अलावा किसी और नाम पर भी विचार हुआ क्या? और जो दूसरा प्रश्न है लोगों के मन में कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है? देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि जो सवाल आपने मुझसे पूछा कि ओम बिरला के अलावा कोई और चॉइस थी, मुझे लगता है कि अगर नंबर पहले जैसे होते 2014 और 19 की तरह,
तो चॉइस और हो सकती थी। लेकिन ओम बिरला ने जिस तरीके से पिछले 5 सालों में स्पीकर पद पर रहते हुए काम किया, वो एक एक्सपीरियंस भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि उनके काम आएगा। और उसीलिए अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर बड़े मंत्रियों में से किसी को हटाया भी नहीं गया था। आप देखिए, कंटिन्यूटी का मैसेज देना चाहते थे। आप कुछ कह रहे हैं सौरभ जी? जी, मैंने कहा कंटिन्यूटी का मैसेज देना चाहते थे, बिजनेस कंटिन्यूटी का मैसेज है, और उसीलिए उस मैसेज को देने की कोशिश भी की गई। और ओम बिरला जो है वो उनको ही स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाएगा। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि पार्टी ने उसको सेव रखा, क्योंकि मुझे याद है 2019 में जब उनको स्पीकर बनाया जा रहा था तो प्रहलाद जोशी जो उस वक्त 2019 में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बने थे, तो उनके दफ्तर में उनको कहा गया था कि आप यहाँ के कुछ बुक पढ़िए, पार्लियामेंट्री के जो नियम कायदे कानून हैं, जो रूल बुक्स हैं, उनको पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत आपको काम आएगा कुछ आगे। ये नहीं बताया गया था उनको तब भी स्पीकर है, लेकिन एक नेता होता है, उनको आभास हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो चुके हैं, एमओएस पार्लियामेंट्री हो चुके हैं, तमाम चीजें हो चुकी है, तो उनको लगता था कि उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा पद जो है वो मिलेगा, ये इसकी उम्मीद थी। इस बार कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस उनके काम आया, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा भी जताया। और एनडीए के तमाम नेताओं से बातचीत करने के बाद ही जो है वो ओम बिरला का नाम जो है आगे लाया गया। और मुझे लगता है एक दिन पहले, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है वो समन्वय का काम देख रहे थे, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज के साथ हो या एनडीए के घटक दलों के साथ बातचीत का समन्वय हो, स्पीकर पद को लेकर उन्होंने खुलकर बात की। हाँ, एक चीज जरूर है, डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा रहा कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो उनको मिलना चाहिए, और ये संसदीय परंपरा रही है, और हमेशा डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्षी दलों को जाता है। इसमें एक बड़ी अच्छी चालाकी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी की थी। उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो एआईएडीएमके के नेता थंबी दुरई को दे दिया था, और थंबी दुरई एआईएडीएमके से थे। जयललिता और प्रधानमंत्री के जिस तरीके के एक राजनेता के तौर पर संबंध है वो बहुत बेहतरीन संबंध थे। 2012 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में जयललिता पहुंची थी, और 14 के अंदर दोनों ही पार्टियों का अलायंस नहीं हुआ था वहां, लेकिन राजनीतिक तौर पर एआईएडीएमके जो है ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दलों में ही काउंट की जाती है, एनडीए में रह चुकी दल था। तो उन्होंने एक चालाकी वाला स्टेप उठान किया था कि एआईएडीएमके को जो है डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया था। 2019 से 24 तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा, उसको भरा नहीं गया, क्योंकि सहयोगी दलों में कोई दे नहीं सकते आप, और अपोजिशन में अगर आपको देना था तो वो बीजेडी के जो भर्तृहरि मेहताब है उनको देना चाहते थे। भर्तृहरि मेहताब को जो है के लिए नाम के लिए नवीन पटनायक तैयार नहीं हुए अंत तक, नहीं तो भर्तृहरि मेहताब जो है डिप्टी स्पीकर बन गए होते 2019 से 24 के बीच में। बहरहाल आपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर बातचीत में पूछा कि कौन हो सकता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये जो विशेष सत्र है इसको खत्म होने के बाद आगे बढ़ रही है। उन्होंने अपनी एक सदस्यता अभियान जो है दोबारा चलाया है, फिर उनका बूथ और मंडल लेवल का जो है चुनाव होना है, फिर जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष तक का दिसंबर तक का कार्यक्रम है। अब देखना ये है, भारतीय जनता पार्टी में अभी हमारी कुछ नेताओं से बात हुई कि क्या कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, जैसे 2019 में जेपी नड्डा को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बना के ये संकेत दे दिए गए थे कि अमित शाह जो है वो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव तक अध्यक्ष रहेंगे, और उसके बाद ये जो पद है वो जेपी नड्डा के पास चला जाएगा। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन एक चीज मुझे जो समझ आ रही है, क्योंकि सेंटर में जितने अध्यक्ष पद के दावेदार हो सकते थे, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या भूपेंद्र यादव हो या मनोहर लाल खट्टर हो, सीआर पाटिल हो, वो तमाम नाम जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। अब मुझे किसी ने ये भी बताया कि इस बार जो है वो किसी प्रदेश के व्यक्ति को जो है वो ये जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बड़ा चेहरा हो, जिसने बड़े
पार्टी में रहते हुए कुछ ऐसा काम किया हो जो पार्टी को बहुत ऊपर तक लेके गया हो, तो वो उसमें मुझे जहां तक अभी जानकारी यही है कि कोई प्रदेश के किसी व्यक्ति को या प्रदेश अध्यक्ष को या प्रदेश में किसी बड़े पद पे व्यक्ति को जो है ये जिम्मेदारी जो है, कौन ये व्यक्ति हो सकते हैं? हिमांशु जी, हिमांशु जी थोड़ा सा कौशन को किनारे रखिए, जरा 2-4 नाम आप सुझाइए, कौन ये व्यक्ति हो सकते हैं? ये गोल गोल नहीं, थोड़ा लेता लग रही है। मुझे लगता है केशव प्रसाद मौर्य, और उसका कारण यह है कि केशव प्रसाद मौर्य 2016 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद जो उन्होंने नॉन यादव ओबीसी का जो ताना बाना अमित शाह ने 2013 से 16 तक बुना था, उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका 17 और 16 के बीच ट्रांजिशन में निभाई थी, और तमाम लोगों को जो है वो पार्टियों में भी लेके आए, और एक नॉन यादव ओबीसी चेहरे के तौर पर, पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में आए। देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, और जिस तरीके से वहां महाराष्ट्र की राजनीति अभी चल रही है हम सब जानते हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तमाम इस तरीके के कई नाम जो हैं वो हो सकते हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वहां अपने अपने प्रदेशों में रही है, और उन्होंने संगठनात्मक तौर पे बड़े काम जो हैं वो अपने प्रदेशों में रहते हुए किए हैं। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस 2014 में प्रदेश अध्यक्ष थे, जब भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जो है शिवसेना से अलग लड़कर विधानसभा चुनाव लड़ा था, और 122 सीटें वहां पर जीती थी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जहां पर किसी बड़े चेहरे के ऊपर जो है वो दाव लगाया जाए प्रदेश के। सौरभ जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा था, मैंने चारों लोगों को सुना, मैं ये कह रहा था कि ये बात निधि कह रही थी कि कहीं ना कहीं विपक्ष में कोऑर्डिनेशन की कमी है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और एनडीए के अंदर अलायंस पार्टनर बहुत छोड़ के चले गए थे, जिसमें टीडीपी भी था, जिसमें बीजेडी भी था और आरएलडी था, ये तमाम छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं लोग पीछे से जो काम करते थे उसमें सुषमा स्वराज बहुत अच्छा काम करती थी, कुछ दलों से वो बात कर लेती थी, कुछ से अरुण जेटली बात कर लेते थे, और कई बार लालकृष्ण आडवाणी बहुत से दलों से बात करने की कोशिश करते थे। जब भी फ्लोर पर कोई बिल आता था या कोई ऐसा प्रस्ताव होता था जिसपे भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि लेफ्ट पार्टीज को भी साथ लाना चाहिए, तो उसमें शरद यादव की भूमिका बहुत बड़ी होती थी। और जो बात अभी राजदीप कह रहे थे ना कि एनएसयूआई ने प्रोटेस्ट किया नीट को लेके, तो वो अकेले कांग्रेस का नजर आया। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को बहुत तरीके से कर देखे। तो 2010 से 14 के बीच में कई बार भारत बंद हुआ, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, तमाम अपोजिशन पार्टीज को जो है वह एक फोरम पे लाने का काम जो है उस वक्त अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी, शरद यादव, ये तमाम लोग किया करते थे, और सब अपने अपने पर्सनल रिलेशंस जो अदर्स पार्टीज में हैं उसका भरपूर उपयोग भी किया करते थे। तो ये शायद कमी भी है। और जैसा भी एक आप स्पीकर को लेकर बात कर रहे थे, जब अपोजिशन पार्टीज को बताया गया कि ओम बिरला स्पीकर होंगे, तो उसमें टीआर बालू वहां सबसे पहले पहुंचे थे राजनाथ सिंह के कमरे में। राजनाथ सिंह के कमरे में उस वक्त जो है जेपी नड्डा, अमित शाह और एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता वहां पर थे। राममोहन नायडू थे, चिराग पासवान थे, ललन सिंह थे, अनुप्रिया पटेल वहां पर थी। तो टीआर बालू को कहा गया कि आप सपोर्ट लेटर पे साइन कर दीजिए। टीआर बालू साइन करने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने पूछा कि बाकी अपोजिशन पार्टी से बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, हम मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर रहे हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल के लिए उन्होंने कहा है बात करने के लिए। तो केसी वेणुगोपाल जब आए तो उन्होंने शर्त रखी कि आप डिप्टी स्पीकर के लिए हमको जब तक आप प्रॉमिस नहीं करेंगे हम आपके समर्थन पत्र पे जो है वो साइन नहीं करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्योंकि लास्ट 20 मिनट में 12 बजे आपको नॉमिनेशन फाइल करना था और 11:40 हो रहे थे उस वक्त, तो आपको फॉर्म भी लेना है और 3 सेट तैयार भी करने हैं, जिसमें 3 प्रस्तावक आए अलग अलग 3 सेट में। उस फॉर्म की फोटोकॉपी जो है वो पीयूष गोयल ने करा के दी राजनाथ सिंह के दफ्तर में, खाली फॉर्म की, कि अब इनको फॉर्म कहां मिलेगा, प्लस जो है स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए के सुरेश के लिए। तो ये चीजें हैं, क्योंकि सहमति बनाने की कोशिश जो है वो हुई, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर मुझे लगता है बातचीत जो है अटक गई। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश में है कि किस विपक्षी दल को जो है वो डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, जो उनका समर्थन भी करे
और जो है इंडिया ब्लॉक से बाहर भी हो। तो वो ऐसे किसी दल को, ऐसे किसी नेता को ढूंढ रहे हैं जो सुटेबल हो, उनको विपक्षी दल के रूप में भी देखे और उनके साथ भी काम करता नजर आए। मौसमी, मेरा दूसरा राउंड का सवाल ये है, विपक्ष में वो कौन से सांसद हैं, हमने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बारे में बात की, जिन पे नज़र रहेगी, खासतौर पे भविष्य के नेता, बिलो 50 वाले, तेज तर्रार, हमने शपथ ग्रहण में ही देखा, चंद्रशेखर जब शपथ लेने आए, पप्पू यादव जब शपथ लेने आए, है ना, तो एक अंदाज तो लग गया कि अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं। किन नेताओं को आप पॉइंट आउट करेंगे जिन पर नज़र रखनी चाहिए, वर्तमान के नेता और भविष्य के नेता? सौरभ, देखिए आपने सवाल किया नए नेताओं का और नए सदन का, तो उसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछा गया था कि हमने पिछले 10 साल में भी संसद को चलते हुए देखा, लोकसभा में चलते हुए देखा, और मैंने राष्ट्रपति के एड्रेस के दौरान हम लोग हाउस में भीतर थे, तो पूरा जो हाउस फुल था, तो काफी मुझे ना जो सियासी समीकरण है वो बदले हुए नजर आए। एक तरीके से जो विपक्ष थी उसकी आवाज, उसकी संख्या ज्यादा थी, जो पोजीशनिंग थी नेताओं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल बीच में बैठे हुए थे जेपी नड्डा साहब के साथ, और दाईं तरफ पहली रो में तमाम विपक्ष के नेता बैठे हुए थे। बीजेपी के सांसदों की संख्या उतनी नहीं थी, जितनी पहले होती थी। अगर आप लोकसभा देखते थे तो पूरा हाउस बीजेपी के सांसदों से भरा दिखता था पिछले 5 साल 10 साल में। तो एक तरीके से बड़ा अलग नजारा देखने को मिला, और शायद सरकार या बीजेपी को भी इस बात का एहसास है और विपक्ष को भी, कि बहुत कुछ इस 18वीं लोकसभा में बदला है, और सांसदों में भी नयापन है जो पहली बार बने हैं, चाहे वो इकरा हसन हो, एक नई उमंग दिखती है, एक ऊर्जा नजर आती है, चाहे वो पप्पू यादव हो, रीनीट की टी शर्ट पहन के वो आए और जिस तरह से उन्होंने भर्तरी मेहताब साहब को फटकार लगाई। तमाम समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद है, उनको ट्रॉफी लेके की तरह जो है लगातार अखिलेश यादव अपने दाएं या बाएं रखते हैं, उनको तो छोड़ते ही नहीं है। तो वो है आजाद चंद्रशेखर साहब ने बात की थी, तो चंद्रशेखर जो है काफी उनके जो फॉलोअर्स हैं, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं मकर द्वार से, काफी उनके फॉलोअर्स उनके साथ खड़े होते हैं। अब देखिए कि समाजवादी पार्टी के साथ कुछ सांसद कांग्रेस के भी हैं जो उत्तर प्रदेश से है। तनुज पुनिया है, पहले PL पुनिया जो है वो नजर आते थे राज्यसभा में, तनुज पुनिया उनके बेटे हैं, वो हैं। उज्जवल रमन सिंह है जो कि प्रयागराज से जीत के आए हैं, इलाहाबाद से जीत के आए हैं। तो ये काफी उन लोग के लिए भी एक बड़ा नया मौका है कुछ ना कुछ करने का। और जिस तरह से बीजेपी के भी सांसद अगर आप देखें तो कई उसमें नए सांसद हैं, और सबको अब वो माहौल नहीं रहा। मतलब मुझे कई सांसद ये बोलते हैं, मैंने एक से बोला जो मंत्री थे और राज्य में, और उनको मौका मिला, वो सांसद ही जीत के आए, तो मैंने कहा जल्दी से वो मकान, किसको कौन सा मकान मिलेगा, इस पे आजकल चर्चा चल रही है, और हाउसिंग कमेटी बनेगी तो कहाँ मकान लेना चाहिए। कुछ लोग दिल्ली के लिए नए हैं, आबो हवा नहीं है, दिल्ली की राजनीति अलग है। तो मैंने कहा कि ऐसा भी हुआ है कि कई सांसदों को वापस भेज दिया गया है विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए आपके साथ कि दोबारा आपको जाना पड़े। तो सांसदों को भी बीजेपी के मालूम है कि अब एक एक सांसद की अहमियत है, उनकी जो संख्या बल है उसकी अहमियत है। तो वो पहले होड़ में जो है सारे गिने जाते थे, अब एक तरीके से आप देखिए कि पत्रकारों के लिए भी, खोजबीन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और सब लोग बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती मैं कहूंगी। तो कई ऐसे सांसद हैं मुझे लगता है जिनको पहली बार मौका मिला है, और दे विल बी लुकिंग टू मेक अ मार्क। थैंक यू मौसमीन। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी निधि? देखिए, मेरे लिए जो आपका पहला ओथ टेकिंग के बाद जो फर्स्ट हुआ, जब स्पीकर इलेक्शन के बाद जब था इंटरेक्शन, तब वो मेरे लिए काफ़ी
मुझे देखने के लायक था, क्योंकि उसमें कुछ सांसद थे जो खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर के इलेक्शन के ऊपर जब बोला तो वो बहुत ही वाइटल था। किस तरीके से जब स्पीकर ने कहा कि नहीं देखिए बस अब हो गया, अब हम आगे चलते हैं, लेकिन कुछ सांसदों ने, और सिंगल मेंबर पार्टी वाले थे, जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद थे उस टाइम ओवैसी साहब ने भी बात की, लेकिन ये जो सांसद हैं दे आर टू वॉच आउट फॉर, जिनको हम कहते हैं। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी ने जब ये कहा कि किसी एमपी को टेररिस्ट कहा जाए, तो सो ही वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, आई थिंक आगा सईद साहब थे, उन्होंने मतलब पीपल टू वॉच आउट फॉर। ऊपर से जैसे बड़ी बड़ी पार्टीज़ के एमपीज़ जो होते हैं उनको इन जनरल समय मिलता है पार्टीज़ की तरफ से बोलने का जब भी कोई मेजर टॉपिक आता है, लेकिन जो सिंगल मेंबर जो पार्टीज़ होती हैं उनको मुझे लगता है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, फिर भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत हुए, दीज आर पीपल टू आई थिंक वॉच आउट फॉर। फिर गेनीबेन ठाकुर कांग्रेस एमपी हुई, पहली आई थिंक सांसद 10 साल में गुजरात से जो कांग्रेस की सांसद हैं, डेफिनेटली टू वॉच आउट फॉर। इंटरेस्टिंग। आप अपोजिशन करती हैं, इसलिए मेरा एक सवाल और लगे हाथ, तो डिप्टी स्पीकर को लेके क्या चर्चा चल रही है? देखिए, इतने समय से हम लोग सब कवर कर रहे हैं पार्लियामेंट, ये जो बातें थी कि वो कभी एज सच जो मन मुटाव होता था वो बाहर नहीं आता था। ये बड़ा एक तालमेल बैठा हुआ था पक्ष में और विपक्ष में, जबकि अगर आपका स्पीकर है तो एज अ मैटर ऑफ कह सकते हैं प्रोप्राइटी, गुडविल, डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष से को ऑफर कर दिया जाता था। ये चीज़ें जो है ना, टू एंड फ्रो, ये सब बाहर नहीं आती थी कि पहला आप हमें डेप्यूटी स्पीकर के लिए ये करिए, कमिट कीजिए, या दूसरी तरफ से कि हम ये देंगे या नहीं देंगे। ये एक तालमेल बनता था। खैर पिछली बार 4 बारों से नहीं बना, बट ये तालमेल बनता था और सामने आ जाया करता था। लेकिन इस बार पक्ष ने भी बिल्कुल अपने, जैसे कहते हैं कि बहुत ही कड़ा रुख लिया, और विपक्ष ने भी। पक्ष में जैसे किरण रिजिजू ने बिल्कुल सामने आके ये बोला हाउस में कि बहुत सरकारें आपकी भी हैं, इंडिया ब्लॉक की हैं, कांग्रेस की हैं, जो जिनके पास स्पीकर, स्टेट्स में स्पीकर भी है और डेप्यूटी स्पीकर भी है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी मतलब कंपैरिजन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं 18वीं लोकसभा की और आप ये दिखा रहे हैं कि हम लोग दोनों साइड ही सामंजस्य रख के बैठा के आगे बढ़ना चाहते हैं और हाउस चलाना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं बैकरूम बॉयज़ को चाहिए था, मतलब कहीं डिप्लोमेटिक तरीके से सॉर्ट आउट करने की, जो यहाँ नहीं आया, क्योंकि ये आती नहीं थी पहले सामने चीज़ें। जी राहुल श्रीवास्तव जी, सत्ता पक्ष की चुनौतियां और अब तक का रुख। ये जो डिप्टी स्पीकर का मामला है, एक तो इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन ये है कि जो आर्टिकल 93 आपका है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि फ्रॉम द हाउस देयर शैल बी 2 पीपल हु विल बी डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। मगर वो ये कहता है कि होने चाहिए, मगर उसके बाद बात आती है जो वो रूल अलग है, कन्वेंशन अलग है। जो बात हो रही है वो कन्वेंशन की है। ऐसा भी नहीं था कि हमेशा डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का हुआ करता है। टिल 1969 सरकार के पास ही, सत्ता पक्ष के पास ही हुआ करता था। और संजीवा रेड्डी जब 1969 में स्पीकर पद से उन्होंने हटे, 1969 जुलाई में, इनफैक्ट कोइंसिडेंटली यही पीरियड था, उसके बाद से ये कन्वेंशन शुरू हुआ। और सिक्किम के सांसद थे, शिलोंग से सांसद थे गिलबर्ट स्वेल, वो पहले विपक्ष के डिप्टी स्पीकर बने। उसके बाद अगर कन्वेंशन की बात की जाए तो जैसे निधि ने कहा कि 9 राज्य हैं ऐसे जहां विपक्ष की सरकारें हैं और वहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पोस्ट जो है वो सत्ता पक्ष के पास ही हैं। बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश।
तो इस कन्वेंशन को भी बेंचमार्क नहीं माना सकता, मगर फॉर गुड पॉलिटिक्स सेक अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ, मनमोहन सिंह सरकार में टाइम में हुआ, मगर सौरभ ये 2019 से बंद हो गया। और मैं ये कहूंगा कि ये अभी भी बहुत मुश्किल होगा एक डिप्टी स्पीकर का अपॉइंटमेंट या विपक्ष के किसी आदमी का, तो मैं वर्चुअली रूल आउट करता हूं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड द काइंड ऑफ लीडरशिप जो इस समय बीजेपी की है वो कंप्लीट नंबर्स के साथ नहीं आई है, और कंप्लीट नंबर्स के आने के कारण वो पार्लियामेंट में उसके साथ क्या होता है उस पर बहुत कॉशियस रहेगी। और अगर आप आर्टिकल 95 अगर देखेंगे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वर्चुअली इक्वल पावर देता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, दोनों का इलेक्शन प्रोसेस है, दे आर अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट। नाउ सिंस दे आर अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट, एक दूसरे की एब्सेंस में फंक्शन करता है मगर रूलिंग को नहीं काट सकता। मान लीजिए आज डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो और विपक्ष एक ऐसा मोशन एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे विपक्ष ने तमाम पिछले 5 सालों में 10 सालों में मोशन मूव किए, एडजर्नमेंट के, ऐसे मोशन किए जिसमें डिबेट शुड एंड इन अ वोट, या इन चीजों के, या जहां पे सरकार को अपने नंबर्स का खतरा हो, ऐसा मोशन एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या आपको लगता है कि जब स्पीकर उसको रूल नहीं कर पाएगा या उस पर विवाद हो जाएगा, व्हाट विल बी द सिचुएशन देन? तो क्या है कि कन्वेंशंस में ये भी है कि जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर से तालमेल रखता है। बहुत मैंने अपने उसमें आज तक मैंने 28 साल पार्लियामेंट कवर करी, मैंने नहीं देखा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयर और डिप्टी चेयर में कोई एक अंतर विरोध हुआ हो। मगर आज की पॉलिटिक्स ऐसी है कि ना तो आप स्पीकर के कंडक्ट के बारे में कह सकते हैं ना डिप्टी स्पीकर के। तो जब ये एक फॉल्ट लाइन आ जाती है, ट्रस्ट का इश्यू आ जाता है, उसमें विपक्ष को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जाना वेरी अनलाइकली, डिप्टी स्पीकर अपॉइंट होना मे बी। थैंक यू राहुल जी। राजदीप जी, अंतिम टिप्पणी आपकी सत्ता पक्ष की रणनीतियों को लेके। सत्ता पक्ष की रणनीतियों को लेके जैसे मैंने आपको कहा सौरभ कि सत्ता पक्ष जो है, नरेंद्र मोदी जो है, और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, नरेंद्र मोदी जी क्योंकि राजनीति में इतने सालों से रहे हैं, नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जो समय को अपने आप को एडजस्ट कर देंगे। अगर उनको कोलिशन सरकार चलानी है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना है, वो उनको इस समय साथ लेकर बिल्कुल चलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो इंस्टिंक्ट है वो है स्ट्रॉन्ग मैन की, कि मैं ताकतवर नेता हूं और मैं अपनी ताकत दिखाना चाहता हूं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों अपने कंफर्ट जोन के बाहर है। राहुल गांधी जिस तरह के नेता हैं वो केवल पार्लियामेंट में अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते। मैं पहले भी भूल गया आपको कहने की, एक व्यक्ति जो उनके हर इर्द गिर्द रहते हैं वो केसी वेणुगोपाल, और केसी वेणुगोपाल का भी एक बड़ा रोल था राहुल गांधी को कन्विंस करने कि आप ये बन जाइए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी जो है वो भी एक ऐसे नेता है जिनके लिए ये कोalition अरेंजमेंट कंफर्ट जोन नहीं है, वो इससे कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि समय परिस्थिति दर्शाता है कि आपको चिराग पासवान को भी थोड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, या आपको जेडीयू में लल्लन सिंह जैसे नेता जो एक समय एक ही साल पहले इंडिया अलायंस में मोदी जी के सख्त खिलाफ थे, उनको मंत्री बनाना पड़ा है, या आपको टीडीपी को वही चंद्रबाबू नायडू जिसने आपको 2019 में आतंकवादी कहा था, उनको भी साथ लेकर चलना है। तो वो करेंगे, लेकिन कब तक? मुझे लगता है ये एक 6 मंथ इंटरवल है। इस 6 मंथ इंटरवल में आपको हर जो भी ये प्रतिद्वंदी है सरकार की से और विपक्ष से, दोनों एक दूसरे को एक तरह से परख रहे हैं कि किस लेवल तक कितना मैं पुश कर सकता हूं। बिल्कुल सही कहा, केसी वेणुगोपाल वो व्यक्ति है जो पुश कर रहे थे, नहीं डिप्टी स्पीकर कांग्रेस का ही होना चाहिए। वहीं नरेंद्र मोदी जी और उनके करीबी पुश कर रहे थे, नहीं ओम बिरला ही बनना चाहिए। तो एक दूसरे को वो परख रहे हैं इस समय कि किस लेवल तक मैं इसे पुश कर सकता हूं।
और मुझे लगता है सौरभ कि यही स्थिति आपको दिखेगी कम से कम सितंबर अक्टूबर तक, जब महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होंगे। अगर महाराष्ट्र में विपक्ष चुनाव जीत पाती है और अगर हरियाणा में भी जीत पाती है तो जरूर विपक्ष और मजबूत होगी, और फिर देखना पड़ेगा कि सरकार किस तरह से अपना रवैया बदलती है। लेकिन इस समय सरकार ने तय किया है कि एक लक्ष्मण रेखा है, हम आपके साथ बातचीत करेंगे लेकिन फाइनल डिसीजन विल बी आवर्स। और स्पीकर का जो चुनाव है वो ये दर्शाता है कि सरकार ने तय किया कि वी विल नॉट सकम टू प्रेशर टैक्टिक्स, हम दबाव की राजनीति नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने इस तरह की राजनीति की ही नहीं है, ये उनकी खासियत है, वो दबाव में आकर अपनी राजनीति नहीं करते। हालांकि जब वो गुजरात में भी थे उन पर अंदरूनी दबाव भी था, लेकिन वो तैयार नहीं थे। कई वहां के नेता काशीराम राणा, सुरेश मेहता, केशुभाई पटेल उस समय गुजरात में भी उनको पुश करना चाहते थे कई दिशाओं में। केंद्र सरकार भी कुछ इन बागी नेताओं को तब समर्थन करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी उनके साथ और कई लोगों को भी पार्टी छोड़नी पड़ी उस समय। अब भी मुझे लगता है कि उसी तरह से सौरभ, नरेंद्र मोदी एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, हमारी 63 सीटें कम आई हैं, हमें 272 नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद कोई मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता, ना पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर। आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे इंद्रेश कुमार ने एक कमेंट की अहंकार पर और एक तरह से मोदी सरकार या मोदी जी पर, तो तुरंत उनको रिट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि मोदी जी अलाउ नहीं करेंगे। आप मोदी जी जरूर राजनाथ सिंह का जो फ्रंट रो में दिख रहे हैं उस पिक्चर में, उनका एक तरह से उनको प्रोजेक्ट करेंगे जब विपक्ष से बातचीत करनी है। मोदी जी ने फोन नहीं उठाया था कभी, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से बात की, तो ये सब वो करेंगे। राजनाथ सिंह को एक कंसेंसस बिल्डर की तरह विपक्ष के सामने रखेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन विल बी दैट ऑफ मोदी जी। एंड द अदर बिग टेस्ट इज, क्या अगले महीने, और शायद हिमांशु जी ज्यादा इस पर आपको जानकारी दे सके, क्या भाजपा का जो नया अध्यक्ष होगा वो किस तरह का व्यक्ति होगा, उस पर किसकी मोहर होगी, कौन डिसाइड करेगा, और उस व्यक्ति और मोदी जी के सरकार में किस तरह के इक्वेशंस रहेंगे। जस्ट लाइक द स्पीकर्स इलेक्शन हैज शोन कि मोदी जी ने कहा कि मेरा ही आदमी रहेगा, मैं पूरी तरह से ओम बिरला पर विश्वास करता हूं, वो मेरी जो मैं कहता हूं वो उसी दिशा में जाएंगे। उसी तरह से क्या जो अध्यक्ष है वो जेपी नड्डा टाइप रहेंगे या कोई और व्यक्ति रहेगा जिसकी एक अलग पहचान हो। That I think will tell us कि which direction this government is going। ये अभी भी बहुत early days हैं जी, बिल्कुल। इस समय ये नहीं कह सकते कि which direction the government will go in confronting the opposition at some stage। बिल्कुल। ऑन दैट नोट ये सत्र समाप्त करते हैं। सभी वरिष्ठ पत्रकारों का, राजदीप सरदेसाई जी, राहुल श्रीवास्तव जी, निधि शर्मा जी, मौसमी सिंह जी और हिमांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद।